हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं इस आज़ादी की, और साथ ही साथ शुभकामनाएं आपको उन सारी जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं हमारे जो भी लीडर्स रहे हों, और सारे लोगों ने, चाहे वो हमारे वीर क्रांतिकारी ही क्यों ना हो, जिन्होंने आपको इस खुली हवा में सांस लेने के लिए एक माहौल दिया, एक इन्वायरमेंट दिया। और आप सबको मैं आज इस इंडिपेंडेंस डे पे एक नई चीज़ भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज से मैं जो है अपना एक पर्टिकुलर रेगुलर वीडियो क्लास 12th के सिलेबस से भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहला कंटेंट है वो हम लोग इनऑर्गेनिक का लेकर चलेंगे। और इनऑर्गेनिक में फर्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, अब देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट आता है कि सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ना है, सॉलिड स्टेट की स्टडी किन एस्पेक्ट्स में की जानी है, इनमें पर्टिकुलर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, क्या यूज है, और हम इनको कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आपको जो चीज़ें स्टडी करनी है, टेकअप करना है, वन बाय वन मैं आपको बताता चलूँगा। आप उसको सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, और पर्टिकुलरली नोट्स में लिखते भी चलिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले उस पूरे सिस्टम को इमेजिन करना होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड सिस्टम हमारे आसपास दिया गया है वो सॉलिड सिस्टम हमारा, हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे कंस्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है, इसलिए हम उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑब्जर्व करने पर नहीं कर सकते हैं। हमको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, और जो कि हमारे इस स्टैंडर्ड में, इस लेवल पे हमारे लैब में प्रोवाइडेड नहीं होता है। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को आपको सीख करके क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है, उसको आप हाइपोथेसाइज करेंगे, ठीक। उसके बाद से आपको कॉन्सेप्ट को टेकअप करना है, सीखना है, समझना है, और समझने के बाद से आपको उसको सॉलिड सिस्टम पे अप्लाई करना है। तो किस तरह से आप सॉलिड पढ़ेंगे, कौन कौन से पर्टिकुलर आपको रूटीन में एक प्रोसीजर को लाना होगा, इन सब पे हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो पहला पॉइंट है कि वाई वी स्टडी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, वाई सॉलिड स्टेट स्टडीड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सॉलिड स्टेट की स्टडी क्यों करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमको कुछ ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो हमें क्या दे, हमारे इस बढ़ते हुए टेक्निकल इन्वायरमेंट में हमको एक स्टेबल स्ट्रक्चर्स दें। आज आपने देखा है कि आज आपके पास, जैसे आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इन ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, आपको फास्टर नेटवर्क चाहिए, और वो सारा नेटवर्क आपको किसके थ्रू मिलता है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सप्लायर कंपनियां जो हैं, ठीक, उनके थ्रू। और इन कंपनियों ने अपने जगह जगह क्या कर रखे हैं, फ्रीक्वेंसी टावर्स लगाए हुए हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी टावर्स जो हैं वो हार्ड मटेरियल्स के बने हुए हैं, जिन पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एमिटर्स लगे हुए हैं, रिसीवर्स लगे हुए हैं, जिनके थ्रू आपका फ्रीक्वेंसीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, और आप तक डाटा बहुत तेज़ी से पहुंच भी रहा है, और आप बहुत तेज़ी से उसको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसे हैं, हम इन पे बात करेंगे वन बाई वन। आइए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया कि स्टेबल स्ट्रक्चर्स को ऑब्टेन करने के लिए पहला फैक्टर या पहला पॉइंट, दूसरा कि जो हमारे सब्सटेंस स्टेबल हों, साथ ही साथ उनमें क्या है आपका कि वे हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को भी शो करते हों, या आप कह सकते हैं कि जिनसे हो करके इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करे, ठीक। हमें ऐसे सब्सटेंस चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का कहने का क्या मतलब है कि आपको ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो बहुत तेजी से एनर्जी का आपका कन्वर्जन कर सके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक। दूसरा तो एस्पेक्ट आपने देख लिया। जो आप नेक्स्ट टर्म में देख सकते हैं
कि वो बहुत लाइट हो, कंपैटिबल हो और हम उनको क्या कर सकें, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक इजीली कैरी कर सकें। तो कंपैटिबिलिटी, हम ये कह सकते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी। और इस एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे सब्सटेंस, हाँ एक चीज़ और भी है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आपने स्टेबल स्ट्रक्चर्स कहा है, ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर्स के टर्म में भी हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये तीनों फैक्टर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी। इस समय जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स जो नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, हाईली कंडक्टेंस भी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं और आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल भी हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो इसलिए उनको कैरी करना भी क्या है, ईजी है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए जो आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो इनके रेफरेंस में उनकी स्टडी की जा सकती है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। और इनके बहुत मेजर एडवांटेजेस हैं, कैसे हैं क्या हैं, इन पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है कि हम आपको इस रूप में समझा दें कि सॉलिड क्यों स्टडी किए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है कि सॉलिड को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो सॉलिड को स्टडी करने से पहले आपको मैटर की कुछ स्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लेना होता है। हम बेसिकली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में मैटर के 3 स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। जो पहला है अगर आप देखें तो एक तो हो गया सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो हमको लिक्विड और गैस हम ये देखते हैं कि देखिए जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है, जिनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, ठीक, तो उनका एग्जाम्पल्स क्या है, आपका लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। गैसें भी फ्लो करती हैं और लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब कि इन दोनों में फ्लूइडिटी पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है। अब जो सॉलिड है, सॉलिड इन दोनों से इस रेफरेंस में बिल्कुल अलग है। सॉलिड के जो कंपोनेंट हैं, सॉलिड या पर्टिकुलर हम किससे कहते हैं सॉलिड, एक जनरल आप डेफिनेशन में जानते हैं कि सॉलिड्स आर द सब्सटेंस जिनमें क्या है आपका कि पर्टिकुलर उनका शेप, साइज और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है। तो शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए इन सब्सटेंस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको अभी सिर्फ सॉलिड की स्टडी करनी है। शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स है, इसके लिए आपको 2 फैक्टर बहुत आपको जो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है आपका उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी। अभी थर्मल एनर्जी क्या है मैं भी इस पर डिस्कस करता हूं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा क्या है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, थर्मल एनर्जी कैसे आपका अफेक्ट करती है, तो सुनिएगा। थर्मल एनर्जी क्या है, आप जानते हैं कि जितने भी मैटर के आपका फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में एटम के पास अपनी कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक। लिक्विड में एटम्स की जो एनर्जी होती है वो आपका सॉलिड के केस में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हो सकती है, और अगर ज़्यादा नहीं होती है तो हम कुछ और दूसरे एस्पेक्ट जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स भी आते हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमको ये समझना है कि हर एटम के पास अपनी कुछ एनर्जी होती है। सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो एटम की चारों तरफ कुछ फोर्स भी जनरेट होता है जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जितने पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉलिड बना रहे हैं उनको एक पास बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक। और जिस वजह से एटम एटम के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होने की वजह से, ठीक, ये अपना प्लेस फिक्स कर लेते हैं, पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ये फिक्स रहें, क्यों, क्योंकि इनके पास अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से ये अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सिर्फ क्या करते हैं, आपका ऑसिलेट करते हैं या सिंपली वाइब्रेट करते हैं, ठीक। आप ऑसिलेट करते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन उनकी पोजीशन, मेन पोजीशन फिक्स होगी, ठीक। तो इसलिए सॉलिड के एटम्स में वाइब्रेशन होता है। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, यही चीज थोड़ी आपका आप कह सकते हैं कि इस तरह का वाइब्रेशन मोशन के रूप में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनमें लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मॉलिक्यूल के बीच में या
एटम एटम के बीच में और भी कम होता है, इसलिए वो और भी दूर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकुलर है वो आपका सॉलिड बनने के लिए दो कंडीशन जिम्मेदार है। पहली, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं या वो इन्वायरमेंट से आपका किसी टेम्परेचर पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करती है तो एनर्जी का वो फॉर्म हीट एनर्जी कहलाता है या थर्मल एनर्जी कहलाता है। ठीक, और हमेशा याद रखिएगा कि थर्मल एनर्जी क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगर हम एटम की बात करेंगे तो इसी फोर्स को हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहेंगे। ठीक, तो सुनिएगा, जब हम थर्मल एनर्जी की वैल्यू क्या कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में बिल्कुल कम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और जब पास पास आ जाते हैं तो आपने थर्मल एनर्जी की वैल्यू कम की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एनर्जी बिल्कुल बढ़ गई। ठीक, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल बहुत टाइटली होल्ड हो जाएंगे, और जितने टाइटली वो होल्ड होंगे उतना ही बेटर सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा आप किसी को भी एक के रेफरेंस में, दोनों के रेफरेंस में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब सॉलिड क्या है, तो सॉलिड की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे उनका सॉलिड्स में एटम के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक। दूसरा, जो आपका थर्मल एनर्जी होती है इनके मॉलिक्यूल्स की, थर्मल एनर्जी आपका बहुत कम होती है। तीसरा कि सॉलिड के, ये मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, तीसरे में क्या है कि जो इसके पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो आपका एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पर सिर्फ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, मोशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको जो बाइंड करने वाला फोर्स है, बांधने वाला जो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दो के टर्म में सॉलिड स्टेट को हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये तो रही बात कि सॉलिड क्या होते हैं, किस तरह से हमको उनकी स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड जो है वो आपका पर्टिकुलरली कितने फॉर्म्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया है और आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज टॉपिक, बहुत लेंदी नहीं होगा, शॉर्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आए। बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप विश्वास रखिए मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बट आप अपने आप से ऑनेस्ट बने रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा। फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हमेशा ऐसे ही एक भारत को आज़ाद बनाए रखिएगा और खुद की आज़ादी को भी अनंत पर ले जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे।